बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बीएस फिज़िक्स सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है। पेपर का टाइटल है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और पेपर का कोड है मैथ 1003। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। हर एक के नंबर हैं 5। ए टीम इंक्लूडिंग 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स। हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज़ कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप। हमारे पास जो टोटल लोग हैं वो हैं 20। अब 20 लोग जो हैं इनकी कंपोजिशन इस तरह है कि इनमें 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। अब इन 20 में से हमने एक टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां हों। तो पॉसिबल कमेटीज़ या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हम इसमें से बना सकते हैं। तो 12 में से 4 यानी 12 लड़कों में से 4 आ गए और 8 लड़कियां जो हैं इनमें से 4 हमारे पास आ गए। तो इनको आप सॉल्व करें। कैलकुलेटर से एनसीआर का जो बटन है वो आपने प्रेस करना है, तो इससे आपको ये आंसर जो है ये मिल जाएगा। जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने एक स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाना है। द एजेस ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड to the certain hospital during the particular week were as follows। इनकी ये डिफरेंट एजेस दी हुई हैं। कंस्ट्रक्ट ए स्ट्रिम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एन अरे। अब आपने एक स्ट्रिम एंड लीफ डिस्प्ले जो है इस डाटे से बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस डाटे से एक स्ट्रिम जनरेट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब आपने जो लीफ है वो किस तरह बनाना है ये आप ज़रा नोटिस करें। ये जो 48 है इसको आपने 4 के साथ लिखना है। 48 है तो 4 के साथ आप 8 लिखेंगे। 31 है तो 3 के साथ आपने 1 लिख दिया। 54 है तो 5 के साथ आपने 4 लिखा। 37 है तो 3 के साथ आपने 7 लिखा। इसी तरह ये सारा डाटा जो है ये आपने लीफ की सूरत में डिस्प्ले कर लेना। तो अब ये जो आपके पास एंड पिक्चर आ चुकी है, ये एंड पिक्चर जो है ये हमारा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। स्टेट एंड प्रूव द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जो मल्टीप्लिकेशन लॉ है प्रोबेबिलिटी का वो हमने बयान भी करना है और उसको हमने प्रूव भी करना है। जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ है ये बेसिकली 2 तरह का होता है। एक है जिसमें हमारे इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक है जिसमें हमारे इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं। हम डिपेंडेंट इवेंट्स वाला जो है मल्टीप्लिकेटिव लॉ वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर एक छोटी सी कंडीशन इम्पोज करके उसको हम इंडिपेंडेंट वाले में शिफ्ट कर लेंगे। इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स डिफाइंड ऑन द सैम्पल स्पेस S, the probability that 2 events A and B will both occur is equal to the probability that one event occur is multiplied by the conditional probability that the other event will occur given that the first event has already occurred। ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अभी इसकी जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास ये है। यानी ये दोनों इवेंट जो हैं ये तब अक्कर होंगे जब हम इनको एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे और वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म इस तरह की है कि अगर इवेंट ए अक्कर हो चुका है तो फिर इवेंट बी अक्कर हो रहा है। इसी तरह अगर इवेंट बी पहले अक्कर हुआ है तो फिर उसके बाद इवेंट ए अक्कर हो रहा है और ये कंडीशन लगी हुई है। यानी ओवर ए ओवर बी ये कंडीशन है।
ओवर ए का मतलब ये कि इवेंट ए जो है वो पहले अक्कर हो चुका है, ओवर बी का मतलब कि इवेंट बी जो है वो पहले अक्कर हो चुका है। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि ये लॉ तब अप्लाई होगा जब हमारे पास ये दो कंडीशंस होंगी। अगर इवेंट ए और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाती है तो फिर डेफिनेटली ये सारा ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हमारे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों तो इंडिपेंडेंट की सूरत में एक इवेंट की अक्रेंस दूसरे इवेंट की अक्रेंस पर असरअंदाज नहीं होती, जबकि डिपेंडेंट इवेंट्स की सूरत में एक इवेंट की अक्रेंस से दूसरा इवेंट मुतासर होता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। इस डायग्राम के अंदर वेन डायग्राम में आप नोटिस करें कि ये इवेंट ए है, ये बी है और ये डॉटेड जो है ये इन दोनों का जॉइंट पोर्शन है। अब हम इस वाले हिस्से को लिख सकते हैं, पूरे इवेंट ए में से ये वाला पोर्शन जो है ये आप माइनस कर दें, या आप इस हिस्से को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ ए आता है बट बी एब्सेंट है। सिमिलर पैटर्न ये पूरा बी जो है उसमें से ये डॉटेड एरिया निकाल दें तो बाकी आपके पास ये वाइट पोर्शन रह जाएगा। आप इस वाइट पोर्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ बी आता है बट ए जो है वो एब्सेंट है। तो हमारी जो सैम्पल स्पेस है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं n, इवेंट ए के एलिमेंट्स m1, इवेंट बी के एलिमेंट्स हैं m2 और इनका जो कॉमन पार्ट है उसके एलिमेंट्स हैं m3। अगर हम क्लासिकल अप्रोच अप्लाई करें तो क्लासिकल अप्रोच में हमारा जो फार्मूला है वो है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल फॉर पार्टिकुलर इवेंट। तो हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इवेंट की निकालना चाहते हैं, तो ये फेवरेबल केसेस ओवर टोटल के फार्मूले से हमने निकाल ली। इसको अगर हम ऊपर नीचे m1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, इनको काटेंगे तो फिर आपके पास यही आ जाएगा। अब ये चीज़ जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है और इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। सिमिलर पैटर्न अगर हम इस फार्मूले को ऊपर नीचे m2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b और ये वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a गिवन दैट b हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ये मैंने दो इवेंट्स की सूरत में लिखा है, तो अगर हमारे पास इवेंट्स हो जाएं 3 तो फिर इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और 4 हो जाएं तो फिर मज़ीद इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन वेटेड मीन एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम सिंपल मीन। अब वेटेड मीन और सिंपल मीन का डिफरेंस आपने यहाँ पर बताना है। जहाँ तक बात है हमारे सिंपल मीन की, तो सिंपल मीन में हम सम ऑफ वैल्यूज़ को नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लेते हैं। यानी सिंपल मीन बेसिकली क्या है, ए वैल्यू विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ वैल्यूज़ एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ को नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड करके हमें जो न्यूमेरिकल आंसर मिलता है उसे हम सिंपल मीन कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी हम सिंपल मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम एक अजम्पशन अप्लाई कर रहे होते हैं, और वो अजम्पशन ही बेसिक अजम्पशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सिंपल मीन को वेटेड मीन से डिफरेंट बनाता है। और वो अजम्पशन, वो मफरूज़ा हमारा ये है कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वली वेटेड होती हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ सिंपल मीन। इन सिंपल मीन ऑल ऑब्जर्वेशन आर एज्यूम्ड टू बी इक्वली वेटेड। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट फिक्र है। अब आप नोटिस करें ये हमारा डाटा है, अगर हम इसके ऊपर सिंपल मीन का फार्मूला अप्लाई कर लें यानी सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो इससे हमारे पास आंसर आ रहा है 3। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं वेटेड मीन में ले जाके करूं और इस अजम्पशन को मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर फिर यही आएगा। अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि इसी को मैंने एक दफ़ा फिर सॉल्व किया, यानी तमाम वैल्यूज़ का मैंने वेट जो है वो सेम ले लिया 1 1 1। ऑल वैल्यूज़ आर इक्वली वेटेड, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो अब ये वेटेड मीन का हमारा फार्मूला है। इन दोनों की कीमतें आपने जो ये निकाली हैं, इन दोनों की कीमतें यहाँ पर रखें तो आंसर आपका फिर वही आ रहा है जो आपने सिंपल मीन की सूरत में निकाला। अब आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि जो सिंपल मीन है वो वेटेड मीन की बेस पर ही निकलता है विद द कंडीशन के ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वली वेटेड।
जबकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम वैल्यू जो हैं वो इक्वली वेटेड हों। जैसे गली में अगर दूध देने वाला आ जाता है तो गली के जितने घर हैं वो उससे कभी भी इक्वल क्वांटिटी दूध की परचेज नहीं करते। या घर में स्कूल जाने वाले बच्चे को, कॉलेज जाने वाले बच्चे को और यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे को इक्वल पॉकेट मनी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली हर एक का वेट जो है वो डिफरेंट है। तो वेटेड मीन का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि यहाँ पर जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट होती है। ये मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया हुआ वेटेड मीन बनाने का, ये जनरल फार्मूला। अब आप नोटिस करें कि जो वेट्स है वो क्या है। वेट से मुराद होता है न्यूमेरिकल नंबर यूज टू डिस्क्राइब द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ कमोडिटीज़। वही बात कि हर घर अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूध परचेज कर रहा है। W1, W2 एंड WN ये सारे जो हैं डिफरेंट वेट्स हैं। तो वेटेड मीन में और सिंपल मीन के अंदर जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि तमाम वैल्यूज़ को अगर हम इक्वली इम्पोर्टेंट कंसिडर कर लें तो फिर वो सिंपल मीन है, और अगर तमाम वैल्यूज़ का वेट डिफरेंट एज्यूम कर लिया जाए तो फिर वो वेटेड मीन है। अब हम लोग वेटेड मीन को प्रेफरेंस देते हैं सिंपल मीन के ऊपर, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रोल है वो सिंपल मीन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना ज़्यादा रोल जो है वो वेटेड मीन का है, क्योंकि वेटेड मीन जो है वो क्लियर पिक्चर डिस्क्राइब करता है। इस वजह से वी प्रेफर वेटेड मीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली हम दो या दो से ज़्यादा जो डाटा सेट हैं उनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि वेरिएशन की स्टडी के लिए हम लोग रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करते हैं, और जो सबसे फेमस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम सैम्पल डाटा के लिए निकालते हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर ये पॉपुलेशन डाटा के लिए है तो फिर हमारा फार्मूला ये होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू अगर हमारे पास छोटी आती है, लीस्ट आती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो वेरिएशन है वो मिनिमम है और हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है। जबकि बड़ी वैल्यू अगर आ रही है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर हमारा जो डाटा है उसमें हाई लेवल ऑफ स्कैटरनेस है, वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो डाटा ज़्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं है। दूसरी ख़ास बात ये कि आपका जो CV है ये अनरिलायबल हो जाता है अगर x बार की वैल्यू बहुत छोटी हो। उसकी वजह ये है कि ये जो डिवाइज़र है अगर ये बहुत छोटा हो, मतलब ये ज़ीरो ही हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि ये अनडिफाइंड है। तो CV फाइंड आउट करने के लिए आपका x बार जो है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। कार्ल पियर्सन ने इस टूल को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले हमें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करना। उसकी वजह ये है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है उससे जो फंक्शन बनता है उसे हम PDF कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है जो ईच एंड एवरी वैल्यू को एज्यूम करता है। दूसरी ख़ास बात ये है कि जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसके एक से ज़्यादा यूनिट होते हैं। जैसे आप वेट को स्टडी कर रहे हो तो वेट जो है मन में, केजी में, ग्राम, मिलीग्राम में आ सकता है। हाइट की स्टडी है तो मीटर, फुट, इंचेस, सेंटीमीटर वगैरह में आप स्टडी कर सकते हैं। जो इसका ग्राफिकल डिस्प्ले है, ग्राफ जो है उस कर्व की सूरत में हमें मिलता है। तो किसी भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कह सकते हैं अगर वो इन तीन प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं PDF की मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारा जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो हम PDF से बनाते हैं वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कैपिटल FX जो है ये CDF है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है
फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू। -∞ से x तक प्रोबेबिलिटीज़ को जमा कर रहा है। अब ये PDF से हमने CDF जो है ये बनाया। A और B के दरमियान जो फासला है ये हम फर्दर CDF की सूरत में लिख सकते हैं। x लेस देन B में से x लेस देन A आप निकाल लें तो ये हमारे पास है -∞ टू B और -∞ टू A। जो हमारा PDF है वो हम CDF के डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे का उलट है। तो अगर आप CDF का डेरिवेटिव ले लें तो फिर आपको मिलेगा PDF, और अगर आप PDF का इंटीग्रल ले लें तो फिर आपको मिलेगा CDF। अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं तो दो रैंडम वेरिएबल की सूरत में हमारा जो PDF होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और ये तीन प्रॉपर्टीज़ सेम पूरी होंगी। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ पूरी हो रही हैं तो फिर ये फंक्शन आपका प्रॉपर है, अदरवाइज ये नॉट प्रॉपर PDF। इस जॉइंट PDF से हम मार्जिनल PDF भी निकाल सकते हैं। अगर हम अपने जॉइंट PDF को इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y तो इससे हमें मार्जिनल PDF मिलेगा x का, और अगर हम जॉइंट PDF को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमें मार्जिनल PDF मिलेगा y का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें डाटा दिया गया है। इस डाटे में से हमने मीन, मीडियन और 2 क्वार्टल जो हैं वो निकालना है। अब इस डाटे से फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्रीज CF का कॉलम और X का कॉलम हम बनाएंगे। इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये आपके पास X का कॉलम खुल जाएगा। इन दो को जमा किया, 2 पे तकसीम, X और F को मल्टीप्लाई कर लें, ये कॉलम आपके पास आ गया। इसी F के कॉलम से हमने ये CF का कॉलम बनाया। ये 4 में ये 6 जमा किया, 10 आ गया, 10 में ये 14 जमा किया, 24 में 22 जमा किया, एंड सो ऑन। अब इन दो वैल्यूज़ का आपने फ़र्क लिया, ये आ रहा है 1 को 2 पे तकसीम किया तो 0.5। इन वैल्यूज़ में 0.5 माइनस कर लें और इन वैल्यूज़ में 0.5 आप प्लस कर लें, तो इससे आपको ये CB का कॉलम खुलता हुआ नज़र आ जाएगा। अब आपने निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल मीन, तो समेशन FX ओवर समेशन F। ये हमने समेशन FX और समेशन F का कॉलम सम अप किया हुआ, इनकी कीमतें रखें। मॉड के लिए हमने देखना है कि हमारे डाटे में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो है 22। ये FM हो गया, इससे ऊपर वाली को F1, नीचे वाली को F2। ये हमारी होगी लोअर क्लास बाउंड्री, और क्लास इंटरवल हमारा आ रहा है 20 का। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने मॉड के फार्मूले में रख देनी है, तो इससे आपको मॉड का आंसर मिल गया। मीडियन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। एक ऐसी वैल्यू जो डाटे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट्स कॉल्ड मीडियन। 72 ओवर 2 से 36 आया। 36 को आपने CF के कॉलम में देखना है कि ये कहाँ आ रहा है। तो ये CF के कॉलम में यहाँ पर वैल्यू आपकी आ रही, क्योंकि 24 से ये बड़ा है। अब हमने ये लोअर क्लास बाउंड्री यूज़ करनी है। CF की जगह पर हम 24 यूज़ करेंगे, F की जगह पर 22, और क्लास इंटरवल है 20 का। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस फार्मूले में रखेंगे, तो इससे हमें ये मीडियन मिल जाएगा। इसी तरह आपने ये फर्स्ट क्वार्टल निकाल लिया, और फिर इसी तरह आपने ये थर्ड क्वार्टल जो है ये मालूम कर लिया। आपने फर्दर सेकंड क्वार्टल भी निकाल लिया इसी पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3. An employer wishes to hire 3 people from a group of 15 applicants, 8 men and 7 women, all of whom are equally qualified to fill the position. If he selects the 3 at random, what is the probability all 3 will be men, at least 1 will be woman? 3 लोग उसने चूज़ किए, और उन 3 लोगों में आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों मेल आ गए हैं। फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कम से कम एक जो है वो फीमेल है। आप नोटिस करें कि आपके पास जो टोटल लोग हैं वो हैं 15। इन 15 की कंपोजिशन इस तरह है कि 8 मेन है, 7 जो हैं वो फीमेल है, 3 आपने निकाले। सैम्पल स्पेस के अंदर आपके पास ये पॉइंट्स आ गए। अब 3 के 3 जो है वो मेल आने चाहिए। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 3 मेल सिलेक्टेड, तो इसका मतलब 8 में से 3 आ गए, 7 में से 0। ये हमारे पास आ गया सैम्पल स्पेस, ये आ गया इवेंट।
तो अब क्लासिकल अप्रोच की मदद से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मेन निकाल सकते हैं, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल, ये फेवरेबल और ये टोटल, इनको सॉल्व कर लें। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि कम से कम एक फीमेल जो है वो आनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन, इट मीन्स कि W ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी W लेस देन 1। अब W लेस देन 1 मीन W इज इक्वल टू 0। W इज इक्वल टू 0 मीन कि फीमेल जो है कोई भी सिलेक्ट नहीं होती। इट मीन्स कि सारे ही यहाँ पर मेन आ गए। तो मेन की प्रोबेबिलिटी आपने ये निकाली हुई है, 1 में से आप इस प्रोबेबिलिटी को माइनस करें तो बाकी आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इवेंट हैज़ प्रोबेबिलिटी 3/8, फाइंड द कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n 5। n की वैल्यू 5 के ऊपर आपने कंप्लीट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। आप नोटिस करें कि n की वैल्यू आपके पास है 5 और p है 3/8, तो p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है, तो q की कीमत आपके पास आ गई 5/8। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बाइनोमियल के मैथ फंक्शन में रख दी। अब यहाँ कीमतें रखने से हमारे पास ये फंक्शन जो है ये खुल गया। x की जगह पर रखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये खुल जाएंगी और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है इट विल बी यूनिटी। Next है question 5. Determine the probability distribution for number of white beads among 5 beads drawn from a bowl containing 4 white and 7 black. Use this to compute the mean and variance and check the results by using formula. अब आपने वाइट बीड्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बनाना है। किसी बाउल के अंदर 4 वाइट हैं, 7 ब्लैक बीड्स हैं, टोटल 11 हैं। 11 में से आपने 5 निकाले तो आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ वाइट बीड्स को इंडिकेट करता है। अब हमारा यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा वो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो k है, हमारा इंटरेस्ट है वाइट बीड्स में, तो ये हमारा होगा k। ये कैपिटल N है, ये स्मॉल n है और ये कैपिटल N माइनस k। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपने इस PMF के अंदर रखनी है जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। इससे हमारे पास ये फंक्शन खोल देगा। अब x की जगह पर हम रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। जब हम x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 रख के इसे सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये आ जाएंगी। अब इन प्रोबेबिलिटीज़ की मदद से हमने मीन और वेरिएंस मालूम करना है। इस x को आप इससे ज़रब दें तो ये कॉलम खुल गया, फिर इस x के कॉलम को इस प्रोबेबिलिटी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर। x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और फिर प्रोबेबिलिटीज़ के कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ये कॉलम आ गए, इन दोनों को सम अप कर लें। इन दोनों को सम अप करने से हमारे पास है मीन और वेरिएंस जो है ये निकल आएगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, फिर इन दोनों की मदद से हम ये वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन कि ये रिजल्ट्स हमारे बिल्कुल ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये n k ओवर कैपिटल N के इक्वल है। n की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 4 और कैपिटल N है 11। ये कीमतें यहाँ पर रखने से दोनों साइड्स हमारी बराबर हो जाएंगी। सिमिलर पैटर्न जो वेरिएंस ऑफ x है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर हम ये n कैपिटल N और k की कीमत रखेंगे तो इससे दोनों रिजल्ट्स जो हैं ये हमारे ट्रू होंगे, लेफ़्ट और राइट बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 6। अब नंबर 6 में The ages of 20 patients admitted to a certain hospital during the particular week were as follows. Calculate 90% confidence interval for mean age of the patient. Suppose the normal population from which these masses were drawn. हमारे पास 20 लोगों की एज की इंफॉर्मेशन है और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डाटे से मीन और वेरिएंस निकालेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा जो सैंपल है वो 20 का है, 20 पीपल पर मुश्तमिल है
एन हमारा 30 से छोटा है, तो यहाँ पर टी टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास से 20 लोगों की एज है, इससे हमने ये एक्स स्क्वायर बनाया, इनको सम अप किया, सम अप करके हमने मीन और वेरिएंस निकाल लिया। ये मीन का फार्मूला अप्लाई किया, वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया। अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये हमने मालूम करना है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू टी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ये हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये टी टेस्ट मैंने अप्लाई किया। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर हम ये वैल्यू लेंगे, एन की जगह पर 20, मीन हमने निकाल लिया है 40.4। ये वाली वैल्यू जो है ये हमें टेबल से मिलेगी। अब 1 माइनस अल्फ़ा है 90%, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 10%। अब टी अल्फ़ा बाई 2 इंटू एन माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अल्फ़ा की जगह पर 0.10/2 20 माइनस 1, इसको आपने टी के टेबल में देखना है। 0.05 को 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आप देखेंगे तो इससे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर रख देनी है, मेन की वैल्यू भी, और ये टेबल की जगह पर टेबल वैल्यू की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और एन कीमतें रख के हम इनको प्लस माइनस करते हैं। माइनस करने से लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट आएगी, प्लस करने से हमारे पास अपर कॉन्फिडेंस लिमिट जो है ये आ जाएगी। तो ये हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया फॉर मीन एज। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।